विश्वा, प्रियांशी, प्रेजेंट सर। अनुप्रसाद, आदित्य, स्वास्तिक, प्रेजेंट सर। खुशी गामित, भूमिका गामित, भूमिका गामित, हीर, हितेश। हो गए सब बेटा अटेंडेंस सबकी? एनीबॉडी इज रिमेनिंग? भूमिका प्रेजेंट सर। चलो, और कोई रह गया? तो कुछ डाउट्स मेरे पास आए थे चैप्टर नंबर 6 के, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के कुछ डाउट्स आए थे, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे। आप में से किसी के डाउट थे तो अच्छा लगा मुझे कि आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जबकि मैंने होमवर्क आपको काफ़ी टाइम पहले दे दिया था, है ना। एनसीईआरटी के वर्क एनर्जी पावर के मैंने आपको कहा था जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कर लेना, एडिशनल एक्सरसाइज को छोड़ के, है ना। एडिशनल मैंने कहा था लीव कर देना अभी के लिए, एडिशनल अभी लीव कर सकते हो, उससे पहले तक के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने थे, ठीक है। आपका एग्ज़ाम में भी जो चैप्टर अभी आपका जो अपकमिंग यूनिट टेस्ट है उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट आएगा और चैप्टर नंबर 7 का कुछ पोर्शन रखा है ना। 7 मतलब ज़्यादा नहीं रखा है, 6 पे आप मेजर फोकस करो। 6 चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करके आना है आपको, ठीक है। क्योंकि 7 चैप्टर अभी अभी हमने स्टार्ट किया कुछ दिन पहले ही, तो इसलिए 7 चैप्टर का ज़्यादा वेटेज नहीं रखा गया है। लेकिन 6 चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो गया है और 6 चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, इसमें आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो पूरा अच्छे से कवर करना ही है, इसके अलावा जो मैंने नोट्स करवाए वो भी आपको अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और जो भी थ्योरीज आपको पढ़ाई गई है वो सारा आप अच्छे से रिवाइज करके उसके बाद यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम दो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब बिना पढ़े एग्ज़ाम दोगे तो फिर वैसे ही होगा। चलो, तो जो मेरे पास डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का जो डाउट मेरे से पूछा गया है वर्क एनर्जी पावर से, सब लोग रीड करेंगे क्वेश्चन को। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में दिया गया है द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। देखो, हम सबको पता है कि विंड मिल का क्या यूज़ होता है। विंड मिल जनरली जो लगे होते हैं वो पावर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, है ना। जो भी आपके विंड मिल्स लगे होते हैं आपने देखा होगा, जनरली इनके लिए ना हमें एरिया बहुत वाइड चाहिए रहता है, क्योंकि विंड मिल्स नॉर्मल एरिया में काम नहीं करते। आपके जो विंड मिल्स होते हैं इनके लिए एरिया जो चाहिए बहुत ही वाइड चाहिए रहता है, बहुत वाइड एरिया में ये वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दूर दूर से, मतलब काफ़ी ओपन स्पेस रिक्वायर्ड होता है किसी भी विंड मिल को एस्टेब्लिश करने के लिए या विंड पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए। पहली कंडीशन होती है कि हमारे पास ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन होती है कि हमारे पास एयर की सफिशिएंट वेलोसिटी होनी चाहिए, ताकि वो आपका जो विंड मिल है वो अच्छे से रोटेट कर सके और इसी की रोटेशनल एनर्जी को, और यू कैन से इसी की मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको पावर जनरेटर से कनेक्ट किया गया होता है और जैसे जैसे ये रोटेट होता है वैसे वैसे आपको यहाँ पे जो आपका आउटपुट मिलता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में आपका आउटपुट मिलता है
और जो आपका इनपुट होता है वो रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में होता है। और ये रोटेशनल एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये रोटेशनल एनर्जी का जो सोर्स होता है ना बेटा, इसी रोटेशनल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। और ये मैकेनिकल एनर्जी का जो सोर्स होता है ये हवा पे डिपेंड करता है, आपकी जो एयर की स्पीड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी विंड मिल को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको पता ही होगा। ये जो विंड मिल्स होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और एक विंड मिल नहीं लगाते हम। विंड पावर प्लांट अगर हम सेटअप करते तो बहुत सारे विंड मिल्स लगे होते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका आउट बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। इसके जो प्रॉफिट है वो बाद में हमें पता चलते हैं ना, और रिकवरी आफ्टरवर्ड्स होती है। इनिशियली इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इनिशियली किसी भी विंड पावर प्लांट को सेट करने में आपका काफ़ी इन्वेस्टमेंट। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, जो एयर की वेलोसिटी होती है, तो एयर के पास बेटा वेलोसिटी होती है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंपल सी बात ये है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब ये विंड मिल के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती है तो ये इसको रोटेट करवाती है ना। इस तरह से ये रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है तो इसका हमें स्वीपिंग एरिया दे रखा है। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, द स्वीपिंग एरिया ऑफ द विंड मिल रोटर इज ए। मतलब ये रोटर कितना एरिया स्वीप कर रहा है, दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, है ना। इफ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सर्कल, अब विंड जो फ्लो कर रही है बेटा सर्कल के परपेंडिकुलर फ्लो कर रही है ना। विंड कैसे फ्लो कर रही है? सर्कल के बिल्कुल परपेंडिकुलर फ्लो कर रही है। बात समझ रहे हो? व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी? पहला सवाल तो ये है कि कितना मास पास होगा टी टाइम में। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर? Assume that the windmill converts 25% of wind's energy into electrical energy। तो हम सबको पता है पूरा का पूरा कन्वर्जन तो पॉसिबल ही नहीं है, और विंडमिल कितना कन्वर्ट कर रहा है हमें ये भी गिवन है। मतलब इस रोटेशनल एनर्जी का 25% ही खाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रहा है। मतलब आउटपुट देखो आपका कितना कम है, और ऑब्वियसली कम होगा भी, क्योंकि ये स्पीड जो है काफ़ी वेरी करती है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। इसमें ड्रैग भी, फ्रिक्शन भी होता है, हाँ, एयर की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन भी होता है, तो वहाँ पे भी एनर्जी के लॉसेस हो जाते हैं। तो लॉस हर तरह से हैं, तो खाली 25% ही ये जो है विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया गया है, मतलब डे टू डे लाइफ में जो आप चीज़ें देखते हो। एंड ऑल्सो यू नो दैट द विंड मिल इज़ अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। आजकल ज़्यादातर इसी पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर हो रहे हैं। एक तो विंड मिल पे ज़्यादा हो रहे हैं, एक आपके सोलार पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, है ना, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, और दूसरे आपके इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का हमेशा फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि दीज आर नोन एज ग्रीन सोर्स, और यू कैन से ग्रीन एनर्जीज। ठीक है, इसमें कोई भी तरह का पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो आने वाले टाइम में इन्हीं पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो विंड मिल अभी भी एक रिसर्च का टॉपिक है, आई कैन से दैट। अभी भी साइंटिस्ट जो हैं, इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, वो इस पे वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें। मतलब अभी जैसे आपको 25% एफिशिएंट ये विंड मिल दिया गया है, तो अभी वर्कआउट इस पर ये चल रहा है कि हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस विंड पावर प्लांट टू 30% टू 35% ऑप्टिमम लेवल तक उसको मतलब इंक्रीज करा जाए। ऐसे कौन कौन से तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले, है ना। तो इस पे अभी भी ये जो टॉपिक है बेटा स्टिल रिसर्च का टॉपिक है, और काफ़ी साइंटिस्ट इस पे अभी भी वर्क कर रहे हैं, है ना। तो इट इज़ अ वास्ट टॉपिक, वेरी वास्ट टॉपिक, लेकिन अभी हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें चाहिए, हम खाली उतना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी विंडमिल में जब एयर स्ट्राइक करती है तो उसका रोटर घूमने लगता है। रोटर पे ये ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं, इस तरीके से ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है,
तो जैसे ही कोई हवा आती है यहाँ पे एयर के पास, क्योंकि कुछ वेलोसिटी होती है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जैसे इसको परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्राइक करेगी, देखो इस तरह से परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी, तो ये आपका ब्लेड ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये रोटेट होगा तो ये कुछ एरिया स्वीप करेगा। यहाँ पे एरिया हमें दे रखा है ए के बराबर। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है, इन क्वेश्चन इट इज सेड दैट यू हैव टू कैलकुलेट, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी और यू कैन से द मास, है ना। तो पहले हमें निकालना है व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी। ठीक है, तो देखो मास क्या होता है बेटा, मतलब यहाँ पे हवा जा रही है तो हवा का कुछ मास होगा। मास क्या होता है? मास इज डिफाइंड एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, यही होता है मास। क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये तो सबको पता है ना, बेसिक चीज। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब कितना मास पास हो रहा है पर सेकेंड उसने पूछा हुआ है, ये भी आपको नोट करना है ना। व्हाट इज द मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी। तो टी टाइम में कितना मास पास होगा ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? टी टाइम में कितना मास पास होगा ये हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस और नो? एवरीवन इज गेटिंग दिस? बेटा ये कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको फील ही नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, है ना। तो पहले हमें फाइंड करना है यहाँ पे मास फ्लोइंग थ्रू द विंडमिल पर सेकेंड, है ना। तो पर सेकेंड कितना मास यहाँ पे फ्लो करेगा, है ना। पर सेकेंड का पहले हम मास निकालते हैं। तो मास इस, जैसे हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखते हैं ना। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम इज डिफाइंड एज योर एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस, बेसिक मैथमेटिक्स है ना। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, राइट। चलो, तो आपका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? रो इंटू ए इंटू एल। अब मास पर सेकेंड पूछा है, तो मास पर सेकेंड कितना फ्लो करेगा, तो उसको आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, रो ए एल अपॉन टी, एंड वी नो दैट एल बाई टी इज योर वेलोसिटी, है ना। एल बाई टी इज योर वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड। सो आपका मास पर सेकेंड हो जाएगा रो ए वी। योर मास पर सेकेंड विल बी रो ए वी। तो मतलब इतना मास फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में। तो टी टाइम में कितना मास फ्लो करेगा बेटा? टी टाइम में आपका कितना मास फ्लो कर देगा? अगर मैं कहूँ 1 सेकेंड में आपका रो ए वी मास फ्लो कर रहा है, तो टी सेकेंड्स में कितना मास फ्लो कर जाएगा? तो टी सेकेंड्स में आपका जो मास फ्लो करेगा विच विल बी रो ए वी इंटू टी। दिस विल बी द मास फ्लोन इन टी सेकेंड्स। गेटिंग इट और नॉट? यस, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट देखो, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। तो एयर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी इज योर हाफ एम वी स्क्वायर। तो सिंपली यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वी विल सब्सटीट्यूट हियर हाफ इंटू रो ए वी इंटू टी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, सो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो ए वी क्यूब इंटू टी। दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। गेटिंग इट? समझ आ गया आपको? अब इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें फाइंड करना है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ?
assume that the windmill converts 25% of the wind energy to electrical energy and the density of air is also given to you, area is also given, velocity is also given. ठीक है, सारे पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं. What is the electric power produced? We have to calculate what is the electric power produced. इलेक्ट्रिक पावर कितना प्रोड्यूस होगा. तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है. एयर के पास इतनी एनर्जी है. एयर के पास कितनी एनर्जी है, इतनी सारी एनर्जी है. और इलेक्ट्रिक आउटपुट जो हमें मिल रहा है, वो खाली 25% मिल पा रहा है इस एनर्जी का. तो इस एनर्जी का 25% आपका आउटपुट है, मतलब 25/100 ऑफ दिस एनर्जी विच इज हाफ rho a v cube into t. This will be your output energy or you can say your electric energy. तो इतना हमें आउटपुट मिलेगा. ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो तो यू विल गेट, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 1/4. 1/4 इंटू 1/2 विल बी 1/8. रो का वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में से. देखो रो का वैल्यू कितना गिवन है. रो का वैल्यू गिवन है 1.2. एरिया कितना स्वीप हो रहा है 30. वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन 36 किलोमीटर पर आवर. तो उसको कन्वर्ट कर लोगे मीटर पर सेकेंड में. 36 इंटू 5/18, सो यू विल गेट 10 मीटर्स पर सेकेंड. 10 का हो जाएगा क्यूब. एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन, हाँ, इन टाइम टी. तो टाइम अगर नहीं दिया है आपको तो आप 1 सेकेंड एज्यूम कर लो. आज से आपको पावर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगा. इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो टी को जब आप टी से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 1 ओनली, है ना. सो इतना आपको इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट मिलेगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट जो आपको मिलेगा, इतना पावर आउटपुट आपको मिल जाएगा. सबको समझ आ गया? यस. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 22 NCERT. इट इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 22 सब देखेंगे. ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को देखते हो, उसके बेस्ड पे प्रॉब्लम्स बने हुए हैं. ठीक है, आ जाओ. एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 21 हमारा हो गया. 22 वाला प्रॉब्लम देखोगे. A person is trying to lose the weight, lifts a 10 kg mass 1000 times to a height of 0.5 meter each time. अब एक पर्सन है तो वो एक्सरसाइज कर रहा है. ठीक है, और एक्सरसाइज ऐसे कर रहा है कि वो एक ही मास को लिफ्ट करता है और उसको कितनी बार लिफ्ट करता है 1000 टाइम्स. ठीक है, 10 किलो का एक मास है. 10 किलो का मास ऊपर उठाता है. कहाँ तक उठाता है? 0.5 मीटर तक. फिर उसको नीचे रख देता है. फिर ऊपर उठाता है, फिर नीचे रख देता है. ऐसा वो कितनी बार करता है? 1000 बार करता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा है ना. तो 1000 टाइम्स वो इस तरह से वेट लिफ्टिंग कर रहा है. इतनी हाइट तक इस मास को ऊपर उठाता है, फिर नीचे रख देता है, फिर ऊपर उठाता है, फिर नीचे रख देता है, फिर ऊपर उठाता है, फिर नीचे रख देता है. 1000 टाइम्स तक ऐसे करता है. ठीक है. Assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated. ठीक है, अब हम assume ऐसा करें कि जैसे ही हम मास को ऊपर उठाते हैं तो एनर्जी जो बेटा स्टोर होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है ना. जैसे ही हम मास को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. बिल्कुल सही बात है. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाते हो तो आप कुछ दम लगाते हो ना, कुछ फोर्स लगाते हो, तभी वो ऑब्जेक्ट ऊपर उठता है. तो जो भी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. फिर जैसे ही वो मास आपका नीचे आता है, तो मास जब आपका नीचे आता है, अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम शी लोवर्स द मास इज डिसिपेटेड. हाँ, जैसे ही वो मास को नीचे लेके आता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी वापस लॉस्ट हो जाती है ना. वो कुछ हीट के फॉर्म में या जो भी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. फिर उठाता है तो वापस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है. और फिर नीचे करता है तो वापस पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो जाती है. फिर उठाता है तो वापस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है.
इस तरह से ये प्रोसेस 1000 टाइम्स चलता है, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस आपका कितनी बार चलता है, 1000 टाइम्स तक ये प्रोसेस चलता है। देन हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उसने कितना वर्क डन किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है। जब वो वेट को लिफ्ट करते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है ना। जब हम वेट को लिफ्ट करते हैं तो हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं तो हमने कितना वर्क डन किया, हमें ये फाइंड करना है। तो चलो पहले 1 टाइम का वर्क डन निकालते हैं। तो सपोज करो इसका मास कितना है 10 kg, तो इसका mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा विच इज़ 10g, और यू कैन से 100 न्यूटन। अब मिनिमम आपको इतना फोर्स तो देना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ, अगर आपको इसको लिफ्ट करना है तो आपको कितना फोर्स देना पड़ेगा ऊपर की तरफ, 100 न्यूटन के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहे हैं हम, 0.5 मीटर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, अगेन यू विल राइट फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स, यू विल राइट Fs cos थीटा, सिंपली यू विल कैलकुलेट द वर्क डन। फोर्स का वैल्यू हमें पता है कितना, 100, डिस्प्लेसमेंट इज 0.5 एंड थीटा इज 0 डिग्री। तो दिस इज द वर्क डन फॉर 1 टाइम। 1 टाइम के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ऐसा वो कितनी बार कर रहा है, 1000 बार, 1000 टाइम्स। तो 1000 टाइम्स के लिए आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। 1000 टाइम्स के लिए, अगर 1 टाइम के लिए वर्क डन इतना हो रहा है, तो 1000 टाइम्स जब वो ऊपर नीचे वेट लिफ्टिंग करेगा तो 1000 टाइम्स के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 100 इंटू 0.5 इंटू कॉस ऑफ 0। यस और नो, गेटिंग इट और नॉट बेटा, ठीक है। तो इतना आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। 1000 टाइम्स लिफ्ट करने के लिए कितना वर्क डन हो जाएगा, इतना वर्क डन हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करने को बोला है, द फैट सप्लाइज 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच इज कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी विद अ 20% एफिशिएंसी रेट, ठीक है। देन हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप। अच्छा, अब डाइटर क्या कर रहा है, देखो जो बेटा वेट लिफ्टिंग करता है तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आई, उसके पास जो एनर्जी है वो फैट के फॉर्म में, ठीक है। उसके मसल्स के अंदर जो एनर्जी है मस्कुलर फॉर्म में उसके पास एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है। वही एनर्जी आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब वो वेट लिफ्टिंग करता है तो उसकी मस्कुलर जो एनर्जी है, जो फैट की एनर्जी है, वही सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही। तो हमें अब फाइंड करना है कि फैट सप्लाईज हमें दिया हुआ है, इतना फैट सप्लाई है पर किलोग्राम, ठीक है। सो एफिशिएंसी रेट भी हमें गिवन है कि इतना एफिशिएंसी रेट भी गिवन है, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट उसका फैट मास लॉस निकालना पड़ेगा। तो कितना फैट मास उसने लॉस किया वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना इक्विवेलेंट उसने फैट मास को लॉस किया, बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैट की एनर्जी कितनी हमें दे रखी है। देखो फैट सप्लाईज इतनी एनर्जी, मतलब उस बॉडी के अंदर जो फैट है उससे हमें इतनी एनर्जी मिल रही है। कितनी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी बाय फैट इन आवर बॉडी। तो बॉडी में जो फैट है उसकी वजह से हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल्स पर केजी, ठीक है। पर केजी हमें इतनी एनर्जी मिल रही है। और इसका एफिशिएंसी रेट कितना है, 20%, मतलब ये 20% ही एफिशिएंट है, ठीक है। तो 20% एफिशिएंट है, मतलब 20% मतलब कितना हो गया इसका 1/5, है ना। जो फैट की एनर्जी है वो दैट इज़ ओनली 20% एफिशिएंट। तो 20% एफिशिएंट मतलब हो गया 20/100 इंटू 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल पर केजी। दिस इज़ योर एफिशिएंट एनर्जी। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1/5 ऑफ 3.8 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो अब हमें फाइंड करना है कि कितना मास उसने लॉस किया, हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप। डाइटर ने कितना फैट यूज किया, है ना। डाइटर ने कितने किलो का फैट अपना यूज किया, डाइटर ने कितने किलो का फैट अपना यूज किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो
टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली यहाँ पे, है ना। टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना मिल गया, यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो आपको नियर अबाउट मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 किलो जूल्स, ठीक है। यू विल गेट 50 किलो जूल्स। और टोटल एनर्जी पोटेंशियल जो मिली हमें 50 किलो जूल्स मिली, और जो फैट एनर्जी एफिशिएंट है वो हमें इतनी मिली, इतने जूल्स पर केजी मिली। तो हमें केजी में मास निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 50 किलो जूल्स मतलब 50 इंटू 10⁻³ जूल्स। इसको जब मैं इस एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा, विच इज़ 1/5 इंटू 3.8 इंटू 10⁻7 जूल्स पर केजी। देखो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर केजी में मिल जाएगा। दिस विल बी आवर आंसर। तो इतना केजी उसने फैट यूज़ किया होगा, ठीक है। इतने केजी का, हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज़ अप, तो डाइटर ने इतने केजी का फैट यूज़ किया होगा। बात समझ आई आपको? यस यस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से। अ फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। अब एक परिवार है, घर में एक छोटा सा परिवार रहता है, पूरी फैमिली रहती है। वो फैमिली कितनी पावर यूज़ कर रही है, ये फैमिली को कितना पावर चाहिए, 8 किलोवाट का पावर चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनको मिल रहा है। सोलर एनर्जी इनको कहाँ पे मिल रहा है, मान लो इनका कोई छत है, यहाँ छत पे इनका कुछ कनेक्शन होगा सोलर का, ठीक है। तो रूफ पे डायरेक्टली इनको सोलर रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी मिल रहा है। कितना एनर्जी मिल रहा है, 200 वाट पर स्क्वायर मीटर, मतलब 200 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना सोलर रेडिएशन इनको घर पे मिल रहा है, और इनका पावर कंजम्पशन कितना है, 8 किलोवाट, मतलब इतना इनको चाहिए, इतना इस फैमिली का रिक्वायरमेंट है। और सोलर रेडिएशन के फॉर्म में इन्हें इतनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है, 200 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हाउ मच लार्ज एन एरिया बी नीडेड टू सप्लाई द 8 किलोवाट। तो अब सपोज करो इस सोलर डिवाइस का एरिया ए है, ठीक है। इन्होंने सोलर पैनल लगा रखा है अपने घर के ऊपर, और इसका एरिया कितना है, ए है, ठीक है। तो अब खाली 20% ही जो है वो ये टोटल एनर्जी का एफिशिएंटली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो 20% इज ओनली एफिशिएंट एनर्जी, सो यू कैन राइट 20% मीन्स 20/100 of this energy, which is 200 watt per meter square. Let's suppose area of this panel is A, so we'll write into A meter square, और ये टोटल इनकी रिक्वायरमेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब ये जितनी भी एनर्जी है किसके बराबर होनी चाहिए, 8 किलोवाट के। तो यहाँ से आपको एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करना है, कितना होगा। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, खाली इसको आपको अच्छे से समझना था। एंड कंपेयर दिस एरिया टू डैट ऑफ द रूफ ऑफ द टिपिकल हाउस। मतलब आपका जो टिपिकल हाउस का जो रूफ होता है, मतलब ऊपर की जो छत होती है किसी भी घर की, उसका एरिया कितना होता है, उससे आपको इसको कंपेयर करना है। समझ आ रही है बात? तो चलो इसका एरिया निकाल के देखते हैं कितना एरिया आता है यहाँ से। इसको सॉल्व करो ज़रा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको एरिया का वैल्यू पता चल जाएगा कि हमें कितना एरिया का सोलर पैनल रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये हो गया 1/5, अगेन यू विल गेट 5 4 40 ज़ा, तो 40A इज इक्वल टू 8 किलोवाट मीन्स 8 इंटू 10⁻3, सो एरिया विल बी 8 इंटू 10⁻3 अपॉन 40, 8 5 are 40, we will get 100 into 10
अपॉन 5, 520 कितना हो गया ये, 20 इंटू 10 विल बी 200 ना। सो 200 मीटर स्क्वायर मतलब आपको 200 मीटर स्क्वायर का एरिया रिक्वायर्ड रहेगा रूफ टॉप पे, तब आपको इतना पावर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको घर की रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल करना है तो 200 मीटर स्क्वायर का एरिया रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब जनरली जो बिल्डिंग को हमारी डिज़ाइन किया जाता है, मतलब कोई भी घर जो आप देखते हो या मकान जो आप देखते हो, उनका रूफ टॉप का एरिया जो जनरली होता है, किसी भी बिल्डर से आप पूछना कि बिल्डर जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं या फिर जो भी बंगलो वगैरह या फिर हाउस वगैरह डिज़ाइन होते हैं, तो उनका जो रूफ टॉप एरिया होता है वो जनरली कितना होता है, 14 बाय 14 मीटर स्क्वायर का होता है। ठीक है, मतलब 14 लेंथ वाइज होता है और 14 विथ वाइज होता है। ठीक है, जनरली मतलब अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ। आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप किसी बिल्डर से पूछना जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहे हैं, उन्हें एग्जैक्ट डायमेंशन पता होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये भी बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो जनरली जो बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है उसका टॉप व्यू जब आप देखोगे, रूफ टॉप एरिया कितना होता है, 14 बाय 14 का होता है। ठीक है, तो 14 बाय 14 का मतलब हो गया आपका 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब आपको रूफ टॉप से ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखो 200 मीटर स्क्वायर, रूफ टॉप से कितना एरिया ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो या तो आपको बिल्डर को बोलना पड़ेगा कि मेरा जो ऊपर का छत है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ताकि मेरा सोलर पैनल जो आपका डिवाइस है वो आसानी से इधर आ सके, जिसकी वजह से आपकी जो रिक्वायरमेंट है 8 किलोवाट की वो फुलफ़िल हो सके। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए आज के, जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे ही थे, और दीज आर ऑल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे डेट इज़ सेंटर ऑफ मास। नाउ कम बैक टू द सेंटर ऑफ मास। जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे उस पर हम फिर से आ जाते हैं। अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास में बेटा क्या क्या कवर कर लिया था। सेंटर ऑफ मास में हमने डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया था। ठीक है, और हम कॉन्टिन्यूस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाला था, जैसे कि आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो वेलोसिटी देखो क्या होता है, हम सबको पता है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ऑलरेडी हम 1D मोशन से ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी हम सबने पढ़ रखा है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। कितनी रेट से आपकी पोजीशन चेंज हो रही है उसकी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। सपोज करो आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमें गिवन है, जैसे कि सपोज करो ये आपका XY कोऑर्डिनेट है, योर X कोऑर्डिनेट, दिस इज योर Y कोऑर्डिनेट। लेट्स से योर सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड समवेयर हियर, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास, this is the X coordinate of center of mass and this is the Y coordinate of center of mass. Overall you will get this type of position vector. Let's say this is your R vector, this is the position vector for center of mass. Center of mass suppose करो आपका यहाँ पे कहीं located है। ठीक है, तो velocity निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। velocity निकालने के लिए हम क्या करते हैं, will differentiate this position vector with respect to time, है ना। velocity को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना, it is a vector quantity which is defined as rate of change of position, rate of change of position। तो अब पोजीशन वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करते हो, देखो x in i cap डायरेक्शन एंड y in
j cap direction. So we will write like this: x center of mass, x is a coordinate of center of mass, x coordinate. In I cap direction, this is the r vector of center of mass, r vector of center of mass, this is velocity of center of mass, ठीक है, plus y coordinate of center of mass in j cap direction. So when you differentiate this, you will get the velocity of center of mass. देखो सिंपली आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करो, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू यहाँ से आप पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपको वेलोसिटी का वैल्यू पता चल जाएगा. इफ़ यू सब्सटीट्यूट दिस r center of mass in this equation, you will get the velocity of center of mass is equal to dy dt of x center of mass I cap plus y center of mass j cap. ओके तो बस इसका सिंपली आप डेरिवेटिव करोगे. सो इफ यू डू द डेरिवेशन, मतलब इसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं, देखो दोनों डायरेक्शंस में आप डेरिवेटिव का लॉ लगाओगे, मतलब ये डेरिवेटिव आपका x डायरेक्शन में भी लगेगा, ये डेरिवेटिव आपका y डायरेक्शन में भी लगेगा. सो यू विल गेट dx सेंटर ऑफ मास अपॉन dt I कैप प्लस dy सेंटर ऑफ मास अपॉन dt j कैप. ठीक है, ठीक है. अब ये जो x सेंटर ऑफ मास है ना, ये निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन था, हम वही इक्वेशन यूज करेंगे. x सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते थे बताओ? x सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालते थे? अगर आपका डिस्क्रीट सिस्टम है तो x सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालते थे? याद है कि भूल गए? x सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते थे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. जितने मास दिए होते थे उतने मास आप यूज कर लेते थे. 3 मास है तो 3 के लिए लिखते थे, 4 मास है तो 4 के लिए लिखते थे. y सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे हम, बताओ जल्दी से बताओ. m1 y1. हाँ, y सेंटर ऑफ मास विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m3. ठीक है, यस और m1 प्लस m2 प्लस m3. जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना बेटा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये कांस्टेंट वाला पार्ट बाहर आ जाएगा. देखो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी dx बाई dt एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी dy बाई dt, है ना. तो x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें इसको डेरिवेटिव करना है. इसको डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस dy dt ऑफ x सेंटर ऑफ मास, यू विल गेट dy dt ऑफ x सेंटर ऑफ मास. इसका मतलब क्या होगा, dy dt ऑफ m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. अब देखो ये तो कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा. तो सिमिलरली आप x1 का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू t. m1 भी कांस्टेंट है, m2 भी कांस्टेंट है और m3 भी कांस्टेंट. सो यू विल गेट dx1 by dt will be v1. So we'll get m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 upon m1 plus m2 plus this will be the velocity of center of mass in x direction. Similarly y direction में velocity क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ. जैसे हमने x डायरेक्शन की निकाली,
वैसे हम y डायरेक्शन की निकालेंगे। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन विल बी m1 v1 x लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, m2 v2 x लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और m3 v3 x लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप dx1 बाई dt करोगे तो आपको क्या मिलेगा? v1 का x कंपोनेंट मिलेगा, v2 का x कंपोनेंट मिलेगा, v3 का x कंपोनेंट मिलेगा। समझ रहे हो? और जब हम y एक्सिस की वेलोसिटी निकालना चाहेंगे सेंटर ऑफ मास की, तो हमारे सारे कंपोनेंट y में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना? तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, इट विल बी m1 v1 y प्लस m2 v2 y प्लस m3 v3 y अपॉन m1 प्लस m2 प्लस। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यस यस सर। सिमिलरली हम सेंटर ऑफ मास का बेटा एक्सेलरेशन भी ऐसे ही निकालते हैं। देखो एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो बेसिक रूल्स सब जगह सेम लगेंगे, बेसिक फंडे जो हम पढ़ के आए वो सेम है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डी बाय डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन आप ऐसे डिफाइन करोगे, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब m1 a1 क्या होता है? आपका फोर्स होता है। देखो m1 a1 इज नथिंग बट f1, m2 a2 is nothing but f2, m3 a3 is nothing but f3 upon m1 plus m2 plus m3, है ना? मतलब सपोज करो ज़्यादा मासेस है तो फोर्स भी ज़्यादा होंगे या मास भी आपके ज़्यादा होंगे, है ना? दिस विल बी सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन। सो इन मैथमेटिक्स यू कैन से दैट acceleration of center of mass is defined as summation of all the forces. It is a vector sum of all the forces upon summation of all the masses. Getting it or not? Acceleration of center of mass is defined as the vector sum of all the forces. You can say that acceleration of center of mass is defined as the vector sum of all the forces, means you can write like this: summation of all the forces. I is equal to 1 to n on summation of all the masses from I is equal to 1 to n. This is the definition of acceleration of center of mass. क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? Yes or no? यस सर। क्लियर हो गया सबको? आ जाओ एनसीईआरटी में देखते हैं एक एग्जांपल, इस पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं अगर गिवन होगा तो, नहीं तो फिर हम कॉन्टिन्यूस सिस्टम पे चलेंगे। देखो एनसीईआरटी में इसका कोई एग्जांपल, मेरे ख्याल से एग्जांपल नंबर, ऑल ऑफ यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक। देखो हमने एग्जांपल नंबर 1 और 2 डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, है ना? एग्जाम्पल 1 हम डिस्कस कर चुके थे, एग्जाम्पल 2 भी कर लिया था, एग्जाम्पल 3 भी कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस पे मेरे ख्याल से आपका डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं दे रखा, लेकिन वी कैन फ्रेम द एग्जाम्पल ऑन दिस। इस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसे ही करवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगी किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है।
एनसीईआरटी में इस पे ऊपर एग्जांपल नहीं गिवन है, ठीक है, खाली कंसेप्ट गिवन है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओनली कंसेप्ट इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक, है ना, डायरेक्ट एग्जांपल नहीं दिया। चलो देखो, सपोज करो हमें फोर्सेस के वैल्यू सारे गिवन है, ठीक है, और मासेस भी पता है सब, ठीक है, हाँ, जैसे कि सपोज करो हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन विच इज 2t i कैप, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन विच इज 3t स्क्वायर j कैप, ठीक है, बात समझ आई आपको? x coordinate of center of mass is given, y coordinate of center of mass is given, and the mass is also given, the mass is also given which is 5 kg. Total mass which is concentrated at the center of mass, total mass which is concentrated at the center of mass is 5 kg. So firstly we have to calculate what is the x component of velocity of center of mass. What is the y component of velocity of center of mass? What is the acceleration of center of mass? What is the force at center of mass? ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपली हमें देखो कंपोनेंट्स दे रखे हैं, एक्स कंपोनेंट डायरेक्टली हमें दे दिया। कई बार हमें ये एक्स कंपोनेंट डायरेक्टली नहीं दिया होता है, तो अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो हम हमारा इक्वेशन यूज़ करके इसको फाइंड करेंगे, दैट इज़ m1 x1 प्लस m2 x2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, ठीक है। अगर आपको एक्स सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे बाय आवर प्रीवियस इक्वेशन m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। और अगर हमें डायरेक्टली एक्स सेंटर ऑफ मास दे दिया है, जैसे कि इस एग्जांपल में डायरेक्टली हमें गिवन है, तो हम डायरेक्टली इसको डेरिवेटिव करेंगे और वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली डेरिवेट करो, तो dx बाई dt यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ यहाँ से सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, dx बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो खाली, सो 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y कैप, ठीक है। फिर dy बाई dt ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, इसको डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 इन द डायरेक्शन ऑफ j कैप, ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब वेलोसिटी का वेक्टर हमें पता चल गया है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर पता चल गया है तो यू कैन राइट लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2i कैप प्लस 60 j कैप, है ना। यू कैन राइट लाइक दिस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2i कैप प्लस 60 j कैप, and what is the acceleration of center of mass? It will be the derivative of velocity, ठीक है, derivative of velocity। तो देखो इसका d by dt करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसका d by dt करोगे तो क्या बचेगा 6j कैप। so acceleration कितना हो जाएगा 6j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना मास कंसंट्रेटेड है सेंटर ऑफ मास में वो भी आपको गिवन है, मास कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास इज 5 kg, फोर्स विल बी 5 into 6 j कैप, और यू कैन से 30 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ j कैप।
गेटिंग इट? तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट एग्जांपल करवा दिया सेंटर ऑफ मास पे, जबकि इसमें हमने खाली बेसिक मैकेनिक्स से यूज़ करी है जो आप 1D मोशन में पढ़ के आते थे। 1D मोशन आपको जो पढ़ाया गया था और 2D मोशन जो आपको पढ़ाया गया था, वहीं के डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ करे सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, तो वो सारे इक्वेशन यहाँ पे वैलिड है, क्लियर है? अब वो सारे इक्वेशंस आपके यहाँ पे वैलिड है, गेटिंग इट? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूस सिस्टम पढ़ेंगे। आज आप इसके मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा होमवर्क के लिए बहुत सारे, तो आप उसको प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूस सिस्टम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।